हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। स्टूडेंट, ये हमारा कक्षा 10 विज्ञान का रसायन विज्ञान का 5वां अध्याय है। अगर अभी तक आप लोगों ने अध्याय 1 से लेकर 4 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो ज़रूर देख लें एक बार, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा अध्याय 5वां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एक अच्छा सा नोट्स ज़रूर बनाना आप सभी लोग, ताकि स्टूडेंट कभी भी ज़रूरत पड़ने पर उसको आप पलट कर देख सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रेजेंट टाइम में जो हमारी आवर्त सारणी चल रही है, सबसे पहले हम आवर्त सारणी से संबंधित कुछ बेसिक बातें आपको बता देते हैं, उसके बाद हम चैप्टर के टॉपिक पर चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जो आपका आवर्त सारणी है, इस सारणी में अगर टोटल तत्वों की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 118 तत्व रखे गए हैं, ठीक। जिसमें से स्टूडेंट प्राकृतिक तत्व 94 हैं। किसी किसी किताबों में 94 बताया जाता है, किसी किसी किताबों में 98 बताया जाता है। देखिए, मैंने कई किताबों को उठा करके देखा, एनालाइज़ करके देखा, तो कहीं-कहीं पे 94 बताया गया है, कहीं-कहीं 98 बताया गया है, ठीक? और जिसमें से कृत्रिम तत्व 24 हैं, किसी किताबों में 24 बताया गया है, किसी किताबों में 20 बताया गया है, ठीक? जिसमें से स्टूडेंट 118 तत्व में से कुल धातु तत्व की बात करें तो 91 तत्व आते हैं, और अधातु तत्व की बात करें तो 20, किसी किताबों में 20 बताया गया है, किसी किताबों में 21 बताया जाता है। और उपधातुओं की संख्या देखा जाए स्टूडेंट, तो उपधातुओं की संख्या इस सारणी में 7 है, ठीक है? यानी कुल मिलाकर के इसमें 7 उपधातु हैं। 7 तत्व ऐसे हैं जो कि उपधातु हैं। अब बात करें स्टूडेंट की, जो आधुनिक आवर्त सारणी इस समय चल रही है, इस आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कुल 18 है। यानी इस प्रकार से जो खड़ा-खड़ा कॉलम बनाए गए हैं उस सारणी में, कुल मिलाकर के कितने हैं? वो 18 हैं, ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। यानी इस प्रकार की जो बेड़-बेड़ की लाइनें बनाई गई हैं, पड़ी लाइनें, वो उस सारणी में कुल मिलाकर के 7 आवर्त हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखना। ये क्वेश्चन विकल्प में आपसे पूछे जाएँगे, और आगे चल के जब तैयारी करेंगे तो कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे। चलिए आगे हम बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो स्टूडेंट, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजली नामक वैज्ञानिक ने किया था। अभी हम आपको इससे रिलेटेड और भी बात बताने वाले हैं। उसमें इसी चैप्टर के अंतर्गत हमारा एक नियम आता है जिसको अष्टक नियम से जाना जाता है। तो अष्टक नियम की खोज किसने किया, तो स्टूडेंट, अष्टक नियम का खोज न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसी चैप्टर में एक नियम हमारा आता है त्रिक नियम, ठीक। त्रिक नियम सिद्धांत की खोज जो है आपके एक वैज्ञानिक डोबे रायनर ने किया था। तो उन्होंने 3-3 तत्वों का समूह बना करके एक ट्रिक बनाया था, जिसे त्रिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज डोबे रायनर वैज्ञानिक ने किया था। तो स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें हो गई आवर्त सारणी की बेसिक बातें। इन्हें आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट, आवर्त सारणी की खोज करने की जो शुरुआत कहाँ से शुरू हुई, किस वैज्ञानिक ने शुरुआत किया, तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले स्टूडेंट, आवर्त सारणी की खोज करना शुरू किया था तो वो आपके एक वैज्ञानिक थे डाल्टन, ठीक। इन्होंने आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा-सा खोज करने का प्रयास किया था 1808 ईस्वी में। इनके बाद स्टूडेंट, जब इन्होंने सफल नहीं हो पाए आवर्त सारणी को सही रूप से बनाने में, सही ढंग से व्यवस्थित करने में, तो यानी कि इन्हीं की सारणी में कुछ जो है सुधार करने की कोशिश किया प्राउड प्राउड नामक वैज्ञानिक ने, ठीक। इन्होंने कब प्रयास किया? 1815 ईस्वी में प्रयास किया, ठीक। इनके बाद स्टूडेंट, जब ये भी नहीं सफल हो पाए, तो इनके बाद जो है एक वैज्ञानिक आए डॉबे राइनर, कहीं-कहीं डोबे राइनर आपको लिखा हुआ मिलेगा। इन्होंने 1829 ईस्वी में इस सारणी में कुछ सुधार किया, 3-3 तत्वों को मिला कर के सारणी बनाने की कोशिश किया, तो जिसमें से भी इनका नियम फॉलो नहीं हो पाया। बाद में इनके नियम को भी फ्लॉप कर दिया गया, ठीक। इनके बाद एक वैज्ञानिक आए ड्यूमा 1853 ईस्वी में। इन्होंने भी आवर्त सारणी में बहुत सारी कमियों को सुधारने का प्रयास किया, बनाने की कोशिश किया, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाए, ठीक। इनके बाद स्टूडेंट आते हैं एक वैज्ञानिक न्यूलैंड, ठीक। न्यूलैंड ने 8-8 तत्वों का संगीत के आधार पर अष्टक नियम देने का प्रयास किया, लेकिन इनका भी नियम पूरे तत्व के लिए फॉलो नहीं हो पाया। बाद में इनका नियम भी असफल रहा। इन्होंने अपना नियम 1863 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। स्टूडेंट, इनके बाद आए न्यूलैंड के बाद लोथर मेयर। इन्होंने 1864 ईस्वी में आवर्त सारणी में बहुत सारी कमियां रह गई थी जिनको किया, ठीक। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से एकदम से सुधार नहीं हो पाया। तो इनकी कमियों को जब भी पूर्ण रूप से सुधार नहीं हो कर पाई है, तो इनके बाद जो है इनकी आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने सुधार करने की कोशिश किया। मेंडलीफ ने भी 1869 ईस्वी में इनकी द्वारा बनाई गई सारणी में कुछ सुधार करने का प्रयास किया। तो इनकी सारणी में भी बहुत सारी कमियां रह गई। बहुत सारी कमियों को एकदम से पूर्ण रूप से सुधार करने की कोशिश किया गया। तो एक वैज्ञानिक मोज़ले आए। मोज़ले ने
13 ईस्वी में अपने द्वारा जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो सारणी चल रही है, उस सारणी को मोज़ेली ने बनाया था 1913 ईस्वी में, जो कि अब जो है उसी के माध्यम से हम लोग अब तैयारियाँ करते हैं, जो भी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, ठीक? तत्वों के जो समस्त गुणों का, भौतिक गुणों का, रासायनिक गुणों का, सभी चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं, ठीक? वो हम इनके द्वारा बनाए गए सारणी पर चल रहे हैं। तो अब हम लोग का चैप्टर शुरू होता है स्टूडेंट। चैप्टर को करने से पहले यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। कभी-कभी लोग पूछ लेते हैं कि तत्व किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट? एलिमेंट क्या होता है देखो। इन्होंने बताया कि पदार्थ की शुद्धतम अवस्था जिसका और वियोजन संभव ना हो तत्व कहलाते हैं। यानी कि किसी पदार्थ का ऐसा छोटा भाग, ऐसा छोटा टुकड़ा जिसको हम उससे और अधिक छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक? यानी कि वो शुद्धतम अवस्था में है पूर्ण रूप से, उससे और भी छोटा भाग उसका नहीं हो सकता है। तो ऐसे भाग को, ऐसे पदार्थ को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? एलिमेंट यानी तत्व कहा जाता है। ठीक? तो स्टूडेंट ये जो भी चीज़ें हमने बताया है 5 मिनट की, 6 मिनट की वीडियो जो हमारी हो चुकी है, ये हमने आवर्त सारणी की जो कुछ बेसिक चीज़ें थी, जो लगता है हमें कि लोग कहीं न कहीं आपसे ये चीज़ें पूछ भी सकते हैं और कहीं न कहीं ये क्वेश्चन विकल्प में भी आपके लिए बनते हैं, तो मैंने पूरा बताने की प्रयास किया है। अब स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर शुरू होता है, तो चैप्टर में हमारा जो हेडिंग है वो पहला हेडिंग है डॉवे-राइनर का त्रिक नियम या त्रिक सिद्धांत कहीं-कहीं आपको देखने को मिलेगा। इस तरह सा लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए डोबे-राइनर जो वैज्ञानिक थे स्टूडेंट, इन्होंने आवर्त सारणी को जब बनाने का प्रयास किया, तो इन्होंने तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित करने की कोशिश किया। तो देखिए इस नियम में बताया गया है, पहले हम लोग नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से उसको समझते हैं। तो देखिए, इनके नियम के अनुसार समान गुण वाले 3-3 तत्वों को यदि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। औसत का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ध्यान से समझिएगा, मैं पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे मान लिया जाए, इन्होंने क्या बताया कि अगर हम 3 तत्वों का जोड़ा बनाते हैं, कितने तत्वों का? 3 तत्वों का हम लेते हैं और जोड़ा बनाते हैं। तो इन्होंने कहा कि पहले और तीसरे तत्व का अगर हम औसत निकालते हैं, औसत का मतलब कि पहले तत्व के परमाणु भार को और दूसरे तत्व के परमाणु भार को अगर हम तीसरे तत्व के परमाणु भार को अगर हम जोड़ करके 2 से भाग करते हैं, तो ये बीच वाले के बराबर आएगा। तो उसी हिसाब से तत्व को हम क्या करेंगे, रखते चले जाएँगे सारणी में, हमारी एक सारणी बन के चले जाए तैयार हो जाएगा। तो ये आएगा 3, एक 4, 4/2 और भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट ये नियम इन्होंने जो बताने का प्रयास किया, ये नियम फॉलो नहीं हो पाया। कुछ ही तत्वों के लिए फॉलो हो रहा था, बाकी आवर्त सारणी में जो शेष तत्व थे, उन तत्वों के लिए ये नियम फॉलो नहीं हो रहा था। तो इसलिए बाद में इनके नियम को भी फ्लॉप कर दिया गया, ठीक? लेकिन फिर भी फ्लॉप कर दिया गया उससे हमें नहीं मतलब है, बट हमें जानकारी रखना है कि इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जो यहाँ थ्योरी आपको समझाया है, बताया है, इस थ्योरी का उदाहरण मैंने अभी आपको जस्ट समझा दिया। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पर समझो। देखो इन्होंने 3-3 तत्वों का क्या बनाया? जोड़ा बनाया, ठीक? अब देखिए कैसे-कैसे जोड़ा बनाया? लिथियम को लिया, सोडियम को लिया, पोटेशियम को लिया, यानी समान गुण वाले 3 तत्वों को क्या किया? जोड़ा बनाया और उनके परमाणु भार को लिख करके उनका औसत निकाला गया। पहले और तीसरे के परमाणु भार को जोड़ करके 2 से भाग किया गया तो वो मतलब बी दूसरे वाले के बराबर उसका भाग आता है। तो यही होता है औसत। यानी कि अगर हम पहले और तीसरे के परमाणु तत्व के परमाणु भार को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं तो उसका परमाणु भार दूसरे के तत्व के बराबर आएगा। यही होता है औसत। यही इसी चीज़ को औसत कहा जाता है। ठीक? तो यहाँ पर इन्होंने जो ये नियम बताए ये सभी तत्वों के लिए नहीं फॉलो हो पाया। मतलब आवर्त सारणी में केवल कुछ तत्वों के लिए फॉलो हुआ, तो इसलिए बाद में क्या कहा, इनका नियम को भी असफल कर दिया गया। क्योंकि भाई जो इनका नियम पूरे तत्वों के लिए फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो तत्वों को पूरी सारणी में अगर व्यवस्थित करना है तो कैसे चल पाएगा काम? ऐसे चल ही नहीं पाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको भी क्या किया, इनके परमाणु भारों को लिखा और स्टूडेंट यहाँ पर पहले वाले और तीसरे वाले के परमाणु भार को जोड़ करके 2 से भाग किया गया, तो ये बीच वाले के परमाणु भार के बराबर आ गया, औसत के बराबर आ गया। इसी प्रकार फास्फोरस, आर्सेनिक और इसके बाद एंटीमनी, तीनों को जोड़ करके मतलब तीनों में तत्वों में से पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार को जोड़ा और 2 से भाग किया, तो बीच वाले तत्व के बराबर आया, ठीक? तो ये नियम स्टूडेंट जो 23 या 21 75.5 ये वाला रूल जो फॉलो हो रहा था, ये सभी तत्वों के लिए फॉलो नहीं हो पाया। इसलिए बाद में इनके नियम को भी फॉलो अप कर दिया गया, ठीक?
तो फिर भी लेकिन आपको ध्यान रखना है, उससे नहीं मतलब है कि फ्लॉप हुआ तो क्या हुआ, उससे नहीं मतलब है, बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ने आप सभी लोगों ने ये नियम भी समझ लिए होंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अगले नियम पर हम लोग आ चुके हैं। अगले वैज्ञानिक का नियम है, हम लोग का अगला टॉपिक है न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखिए न्यूलैंड ने अष्टक नियम में क्या बताया, देखिए इन्होंने भी बताया यही चीज़, मतलब इन्होंने भी अपना नियम जो है जब अपने अनुसार अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार इन्होंने भी कहा कि तत्वों को क्या किया जाए, मतलब समान गुण वाले तत्वों को जो है जिस प्रकार के संगीत के स्वर होते हैं उनके स्वरों में क्या कर दिया जाए, उनको व्यवस्थित कर दिया जाए। तो ये नियम भी कुछ ही तत्वों के लिए फॉलो हुआ, बाकी सभी के लिए नहीं फॉलो हो पाया। बाद में हालांकि इनके नियम को भी फ्लॉप कर दिया गया, लेकिन हमें उसे नहीं मतलब है, हमें केवल जानकारी रखना है। तो देखिए आइए इनके नियम को समझते हैं। देखिए इनके नियम के अनुसार जिस प्रकार संगीत स्वर में पहले और आठवें स्वर में समानता पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार तत्व के परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो पहले और आठवें के गुणों में समानता, यानी पहले और आठवें तत्व के गुणों में समानता पाई जाती है। इनका कहने का मतलब ये था स्टूडेंट कि, यानी इनके कहने का मतलब ये था स्टूडेंट, देखिए समझिएगा हमारी बात को। जैसे ये संगीत के स्वर का ट्रिक होता है, सा रे गामा पा धा नी सा, लास्ट में सा बोलना होता है। यानी कि जैसे उच्चारण हम करते हैं, बोलते हैं सा रे गामा पा धा नी सा, लास्ट में सा हम लोग लगा देते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार इन्होंने कहा कि यदि हम स्टूडेंट, देखिए कितने तत्वों को इन्होंने कहा, यदि हम स्टूडेंट कुल मिलाकर के तत्वों का इस प्रकार समूह बनाते हैं इसी संगीत स्वर के आधार पे, तो जिस प्रकार उसके सातवें स्वर में समानता आठवें स्वर में समानता पाई जाती है पहले और आठवें में। देखो जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ें सा रे गा मा पा धा नी, फिर लास्ट में हमको सा बोलना पड़ता है, ठीक। तो उसी प्रकार इन्होंने कहा कि यदि हम संगीत के स्वर के आधार पे तत्वों को रखते हैं, तो जिस प्रकार संगीत के स्वर में पहले और आठवें स्वर में समानता, यानी पहले हम सा बोलते हैं, फिर लास्ट में हमको सा बोलना पड़ता है। इसी प्रकार स्टूडेंट, ठीक उसी प्रकार तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, यानी इनकी तत्वों को जिस प्रकार से इनके परमाणु भार हैं, इस प्रकार यदि हम इनको बढ़ते क्रम में रखते जाते हैं, रखा जाए तो पहले और आठवें के गुणों में समानता पाई जाती है। तो पहले तत्व के और आठवें तत्व के गुणों में क्या होता है, समानता पाई जाती है, ठीक। समझ में आई आप सभी को। जैसे अब स्टूडेंट ये हम इसको गिनते जाएंगे ना, इसको इस प्रकार से इसको हम हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, अब ये आठवां तत्व हमारा ये हो जाएगा ना। तो ये पहला तत्व रहा, ये आठवां तत्व हमारा रहा, तो इसके गुणों में क्या हो जाएगी, समानता हो जाएगी। इस प्रकार से इसके गुणों में क्या हो जाएगी, समानता हो जाएगी। देखिए भाई आप हमारी बात को समझिए, हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे इस प्रकार हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन आर्गन, और इस प्रकार आठवां, ये सात तत्व यहाँ तक हो गए। आठवें तत्व पर जब आए तो यहाँ पर फ्लोरीन आ गया, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन इनके गुणों में क्या पाया गया, समानता पाया गया। ये चीज बताया गया कि प्रत्येक पहले और आठवें तत्व के गुणों में क्या पाया गया, समानता पाया गया, ठीक। इनका कहने का मतलब यही था, ठीक। तो ये स्टूडेंट इनका तो नियम हो जाता है, ठीक। लेकिन अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से समझना कि इनका नियम क्यों नहीं सफल हो पाया। न्यूलैंड का यह नियम केवल कैल्शियम तक के तत्वों के लिए ही सफल रहा, बाद में अमान्य कर दिया गया। यानी कि स्टूडेंट का केवल इनका नियम जो है कैल्शियम तक के तत्व के लिए फॉलो हो रहा था, ठीक। इस प्रकार जैसे अब इनके इनके तत्वों में देखो, इनके गुणों में समानता पाई जाएगी। लिथियम सोडियम पोटेशियम इनके गुणों में समानता पाई जाएगी। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम इनके गुणों में समानता पाई जाएगी। बाकी जो आगे के तत्व मिलते गए इनके गुणों में समानता नहीं मिला, इसलिए बाद में क्या कर दिया गया, इनके नियम को इनफाल्ड कर दी इनवैलिड कर दिया गया, यानी अमान्य कर दिया गया, ठीक। तो ये बातें तो आपको समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट। तो ये बातें अगर आप सभी को समझ में आ चुकी है, तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से नोट्स बना लेना, नोट कर लेना आप सभी लोग, ठीक। ताकि इन फ्यूचर आपको आगे नोट्स काम आ सके। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं स्टूडेंट। अगला टॉपिक हम लोग का आ चुका है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, ठीक। ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा स्टूडेंट कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या होता है। तो देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में ये चीज तो बता ही दिया था कि मेंडलीव ने अपना नियम कब दिया था। तो एक बार यहाँ से फिर से आप लोग देख लें स्टूडेंट। मेंडलीव ने अपना नियम 1869 ईस्वी में दिया था। मैंने सन इसीलिए पहले यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ताकि आप लोग कौन से वैज्ञानिक ने अपना नियम किस सन में दिया था ये चीज़ आपको पहले ही याद हो जाए, ठीक है। बाद में आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें यहाँ से तो आपको क्लियर हो चुकी होंगी स्टूडेंट। अब हम लोग नियम पर आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देना। तो देखो स्टूडेंट, नियम इन्होंने अपने नियम में क्या बताया था, किस प्रकार से इन्होंने अपनी सारणी बनाई,
उस सारणी में इन्होंने क्या लोगों को समझाना चाहते थे कि तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, तो इनके बारे में समझिए। देखिए, इस नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ते हुए प्रमाण भार के क्रम में रखा जाए, तो एक नियमित, यहाँ पर नियमित होना चाहिए, एक नियमित अंतर के बाद उनके गुणों में समानता पाई जाती है, इसे आवर्तिता कहते हैं। इसे ही मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहा जाता है। ये इनका नियम था। यानी स्टूडेंट, इनके कहने का मतलब ये था कि अगर हम जो है आवर्त सारणी के जो भी तत्व की खोज हुई है, उनको अगर हम तत्वों को सारणी में व्यवस्थित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तत्वों को उनके प्रमाण भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे, और उनके बढ़ते क्रम में रखा जाए तो नियमित अंतर के बाद, ठीक, यानी एक नियमित अंतराल के बाद उनके गुणों में क्या पाया जाता है, समानता पाई जाती है। नियमित अंतराल के बाद मतलब जैसे मान लिया जाए पहले पहले तत्व के गुणों में समानता पाया गया, दूसरे दूसरे गुणों के तत्व में समानता पाया गया। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। जैसे हम तत्वों को इस प्रकार से रखते जाते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से रखते हैं, फिर छठवां यहाँ आ जाएगा, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, नौवां यहाँ, 10वां यहाँ आ जाएगा, फिर 11 यहाँ पर आ जाएगा, 12 यहाँ पर, 13 यहाँ पर, 14 यहाँ पर, 15 यहाँ पर। यानी इस प्रकार से तत्वों को अगर हम बढ़ते हुए प्रमाण भार के क्रम में रख रहे हैं, तो एक नियमित अंतर के बाद उनके गुणों में क्या पाई जाएगी, समानता पाई जाएगी। इस प्रकार से जो उनके लाइनों में आएंगे, उनके नियमित अंतराल के बाद उन तत्वों के गुणों में क्या पाई जाएगी, समानता पाई जाएगी। स्टूडेंट, इनका कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए कि मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, इसमें कुल मिलाकर रखना कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ थी, 12 क्षैतिज पंक्तियाँ थी। ठीक, ये सन आपको नहीं ध्यान रखना, ये सन मैंने थोड़ा गलती से लिख रखा है, ये सन कोई दूसरा है, मैंने पहले बता दिया है। इन्होंने अपनी सारणी जो है 1869 ईस्वी में दिया था, मैंने पहले ये चीज आपको मेंशन करवा दिया है। अब इस स्टूडेंट इनका कथन, वास्तविक कथन क्या था, ये तो स्टूडेंट इन्होंने एक सारणी बनाने का तरीका बताया। आज इनका कथन क्या था, तो देखिए, इनका कथन था, इनके कथन के अनुसार कहा गया है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, यानी ये लोगों को ये बताना चाहते थे कि जो तत्व होते हैं, जितने भी आवर्त सारणी के तत्व हैं, उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हैं, उनके तत्वों के प्रमाण भारों के आवर्ती फलन हैं। आवर्ती फलन का मतलब कि एक के बाद एक को रखा गया है। ठीक, आवर्ती फलन का मतलब यही होता है। अब देखो स्टूडेंट, इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की उपयोगिता। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक, ये क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरीय में या लघु उत्तरीय में आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की कोई 2 उपयोगिता बताइए, ठीक, या 3 उपयोगिता बताइए, इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। तो देखिए, उपयोगिता के अंतर्गत पहला हेडिंग है स्टूडेंट कि तत्वों के गुणों में अध्ययन, यानी इनकी सारणी बनाने में लोगों को क्या उपयोगिता मिली, क्या फायदा हुआ। तो देखो, यहाँ पर गुणों में क्या हुआ, अध्ययन का लाभ हुआ। तो देखिए, अभी तक ज्ञात हुए समस्त तत्वों को केवल 7 आवर्तों और 9 वर्गों में वर्गीकृत हो जाने से इन तत्वों का अध्ययन सरल हो गया। ठीक, अच्छा, ये चीज आप लोग कब समझ पाएंगे, हम आपको बता देते हैं। देखिए, मेंडलीफ ने जो सारणी बनाई थी, इसमें कुल मिलाकर के 7 इस तत्वों को 7 आवर्तों और 9 वर्गों में रखा गया था। यहाँ से आप गिन लीजिएगा स्टूडेंट। देखिए, हम आपको और छोटा करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको गिन लीजिएगा। इसमें कुल मिलाकर 9 वर्ग बनाए गए हैं और 7 आवर्त, इन तत्वों को 7 आवर्तों में रखा गया है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त हो गए ना, इस प्रकार से जो आ रहे हैं, ये 7 आवर्त माने जाएंगे। वो एक एक आवर्त में एक, किसी किसी में एक ही तत्व है, एक आवर्त में कहीं की 2 कॉलम बनाए गए हैं, इस प्रकार से उनको रखा गया है। ठीक है, और 9 वर्गों में रखा गया है। कुल मिलाकर वर्ग गिनेंगे तो 9 वर्ग बन जा रहा है। तो इनका कहने का मतलब यही था स्टूडेंट। देखिए, उपयोगिता से ये उपयोग, तो तत्वों के गुणों की उपयोगिता में अध्ययन मिल गया। यानी कि स्टूडेंट क्या हुआ, इन्होंने जो सारणी बनाई, इनकी सारणी बनाने से क्या फायदा हुआ कि तत्वों के गुणों का अध्ययन करना आसान हो गया। ठीक, सरल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है नए तत्वों की खोज। स्टूडेंट देखिए, इनकी कहने का मतलब क्या था, इन्होंने पहले से भविष्यवाणी कर दिया था कि जैसे अभी तक तो इन्होंने जब सारणी बनाया था तो उस समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि इन्होंने जब सारणी बनाई थी तो उस समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे। यहाँ पर देख लीजिए, उस समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे।
तो इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था स्टूडेंट कि जो है आगे और भी तत्वों की खोज हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो आवर्त सारणी बनाई, उनके आगे के जो तत्व उनके गुण से मिलते थे, उन्होंने कुछ स्थान छोड़ दिया कि बाद में अगर किसी भी तत्व की खोज होती है, अगर इसका गुण इससे मिलता है, तो उसको उसके सामने क्या कर दिया जाए, उसको स्थान दे दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। ठीक, तो ये फायदा हुआ कि नए तत्वों की खोज होने में उनको जो है किसी जगह पर रखने में, व्यवस्थित करने में, स्थान देने का लाभ हुआ। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना क्या है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिए थे, किंतु इन स्थानों पर होने वाले तत्वों के विषय में उसने उनके इनके गुणों सहित पहले ही भविष्यवाणी की थी, है ना। यानी उन्होंने, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर ये हमने एक लाइन बनाते जा रहे हैं, अब जैसे इसके बाद एक तत्व आया, ये तीसरा तत्व आएगा, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जैसे इसके स्थान पे कोई तत्व नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया, इसको स्थान को खाली छोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था, इनको पहले से ये चीज़ जानकारी था कि बाद में और भी तत्व खोज हो सकते हैं, हो सकता है इस नए तत्व की खोज हो, उसका गुण इस पहले वाले तत्व से मिलता जुलता हो, तो उसको क्या किया जाएगा, इसके पास में रख दिया जाएगा। तो ये फायदा हुआ कि इनकी सारणी बनाने से, कि जो है कुछ अज्ञात तत्वों की जो खोज नहीं हुई थी, उनको स्थान पहले से निर्धारित कर दिया गया था। ये फायदा हुआ स्टूडेंट। अब उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। उपयोगिता का अगला पॉइंट क्या है, संदिग्ध परमाणु द्रव्यमानों के संशोधन। यानी स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, कुछ गलती कर दिया था कि मतलब किसी तत्व का प्रमाण भार कम था और गुण के आधार पे उन्होंने क्या किया, उसको पहले रख दिया था। ठीक, तो ये भी इनकी एक गलती थी। तो देखिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा अच्छे से समझाने की प्रयास करते हैं आप सभी को। देखिए ये वाला पॉइंट है, इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी, देखिए समझिएगा आप सभी लोग। इन मेंडलीफ ने बेरिलियम के गुणों के आधार पर मूल आवर्त सारणी में द्वितीय समूह के तत्वों के साथ रखा। बेरिलियम को क्या किया, उसके गुणों के आधार पर आवर्त सारणी में द्वितीय समूह में रख दिया। इस अवस्था में बेरिलियम का परमाणु भार लिथियम के परमाणु भार के मतलब जो है लगभग बराबर 7 था, और बोरान का परमाणु भार 11 के बीच होना चाहिए। इस इससे मेंडलीफ ने यह निष्कर्ष निकाला कि बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 के स्थान पर 9.0013 होता है, जिसकी पुष्टि के बाद में विभिन्न प्रयोगों द्वारा की गई है। ठीक, तो इन्होंने भी यह चीज़ एक गलती किया था कि स्टूडेंट जो है कि कहीं ना कहीं लिथियम को पहले रखना था और उसके बाद बेरिलियम को रखना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, बेरिलियम को पहले रख दिया था, लिथियम को बाद में रख दिया था। तो इनकी एक भी क्या थी, कमी थी स्टूडेंट। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, यहाँ पर आपको उपयोगिता के चौथे पॉइंट में यही चीज़ आपको लिखना है। मैंने, अगर आप शॉर्ट तरीके से लिखते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं, नहीं मैंने अभी आपको जस्ट जो दिखाया उसको भी लिख सकते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक आ जाता है कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष, यानी कि इसमें क्या कमियां रह गई थी, उसमें कुछ कमी रह गई थी जिसको दोष के नाम से जाना जाता है। ठीक, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई, उसके क्या क्या दोष थे, उसकी क्या क्या गलतियां थी, देखिए। तो नंबर एक, पहली गलती क्या थी कि मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाया था, उसमें हाइड्रोजन का कोई उचित स्थान नहीं दिया था। यानी कि उसको जो है कहीं भी उसके गुण के आधार पे उसको रखना चाहते थे। तो ये भी इनकी एक सबसे बड़ी कमी थी कि हाइड्रोजन को कहीं भी अपनी सारणी में इन्होंने निश्चित स्थान नहीं दिया था। अगला दोष है स्टूडेंट, ध्यान देना आप सभी लोग, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं दिया। यानी आप लोग जानते हैं कि बहुत से तत्वों के समस्थानिक होते हैं, आपको पता है ना। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, है ना, आपको पता है, 1H1, 1H2, 1H3, है ना। इसको प्रोटियम बोला जाता है, इसको ड्यूटेरियम बोला जाता है, इसको ट्राइटियम बोला जाता है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि इन्होंने क्या किया था कि जैसे मान लीजिए जिन जिन तत्वों के समस्थानिक होते हैं, उनको उन्होंने क्या किया कि उनको कोई स्थान नहीं दिया था। तो इनकी एक ये भी कमी थी, इन्होंने जो सारणी बनाई, इसमें जो समस्थानिक वाले तत्व थे, उन्होंने क्या किया, समस्थानिक तत्व
वाले तत्वों को अपने अपने आवर्त सारणी में कहीं भी उसको स्थान नहीं दिया। तो ये भी इनकी एक कमी थी। तो ध्यान रखना आप सभी लोग स्टूडेंट, इनका ये दूसरा दोष था, दूसरा कमी था। बहुत सारे तत्व के अलग-अलग समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक? तो यही इनकी मतलब एक दोष के अंतर्गत मानी जाती है कि इन्होंने सारणी बनाते वक्त 2-4 बातों को ध्यान नहीं दिया कि जैसे हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, गुणों के स्थान पे उसको रखने की कोशिश किया, और जो जिन तत्वों के कई समस्थानिक होते हैं उनको भी अपनी सारणी में कहीं उचित स्थान नहीं दे पाए। उचित स्थान की बात छोड़ो, इन्होंने कहीं स्थान ही नहीं दिया उसको। तीसरा दोष क्या था देखो, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में सिद्धांत के विरुद्ध कुछ तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान दिया। यानी इन्होंने जो नियम बताया था कि तत्वों को उनके प्रमाण भारों के आवर्ती फलन रखा जाता है, तो इन्होंने भी कहीं-कहीं पर क्या किया, अपने द्वारा बताए गए नियमों का पालन नहीं किया और तत्वों को आगे-पीछे व्यवस्थित कर दिया, ठीक? तो इनका ये भी एक कमी था स्टूडेंट, ध्यान देना आप सभी लोग। जैसे क्या कमी किया? टेellurium टेellurium जो था स्टूडेंट, इसका प्रमाण क्रमांक 127.6 था, और आयोडीन जो था इसका प्रमाण भार 126.9 था। प्रमाण क्रमांक नहीं, प्रमाण भार, ध्यान देना। तो इन्होंने क्या किया, तत्वों को उनके गुणों के आधार पर इसको पहले रख दिया, इसको बाद में रख दिया। ये भी इनकी एक गलती थी, ठीक? ये भी इनका एक गलती था कि टेellurium को पहले रख दिया गया, आयोडीन को बाद में रखा गया। जबकि रखना किसको चाहिए था पहले? पहले आयोडीन को रखना चाहिए, उसके बाद इसको टेellurium को रखना चाहिए, क्योंकि इसका प्रमाण भार 126.9 होता है, इसको 127.6 होता है, ठीक? ज़्यादा इसका, कम इसका है, ज़्यादा इसका है, तो पहले इसको रखना चाहिए था, बाद में इसको रखना चाहिए था। तो इनकी आवर्त सारणी में बनाई गई ये भी एक कमी थी स्टूडेंट, ध्यान रखना कि जो कि इन्होंने जो नियम बताया उसका भी पालन नहीं किया और तत्वों को उनके गुणों के आधार पे जो है आगे पीछे रख दिया। अगला पॉइंट है, जब अनेक नए तत्वों की खोज हुई तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थान मिल सका, ठीक? यानी कि ये भी एक कमी था कि इन्होंने ये चीज़ तो इन्होंने पहले भी बता दिया था कि स्टूडेंट, जो इन्होंने सारणी बनाया था जिस समय, उन्होंने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो आवर्त सारणी है वो उनके गुणों के आधार पे जब तत्वों की खोज होगी तो उनको उनके गुणों से मिलता-जुलता तत्व के पास रखा जाएगा। लेकिन ये भी एक कमी था कि गुणों के साथ समानता रखी, इसलिए उनको रखा गया। लेकिन इन्होंने बताया था कि उनको प्रमाण भारों के आवर्ती फलन के क्रम में रखा जाता है। तो इस नियम का तो उस समय पालन नहीं हो पा रहा था। इस समय ये नियम जो इन्होंने बताया उस समय उसका पालन नहीं हो पा रहा था। गुणों में तो समानता पाया जाता था, लेकिन प्रमाण भार के आवर्ती फलन नहीं हो पाते थे, तो ये भी इनकी एक कमियाँ थी। अगला पॉइंट है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था, क्योंकि मेंडलीव ने ऐसे रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्वों की खोज की कल्पना भी नहीं की थी। ध्यान देना, अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि स्टूडेंट, इन्होंने जब ये सारणी अपनी बनाई थी, खोज की थी, तो प्रेजेंट टाइम में ये जो सारणी आपकी चल रही है, जिसमें से वर्ग 18, 17 के बाद 18, ये वर्ग 18 के तत्व हैं। हीलियम हीलियम, नियान, यहाँ पर ये नहीं लिखा है, ये नहीं होना चाहिए, नियान, ठीक है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेंडान, इन्होंने क्या किया था, इस तत्व को अपनी सारणी में कहीं भी जगह नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार के भी तत्वों की खोज हो सकती है। तो ये भी इनका एक सबसे बड़ा कमी था, सबसे बड़ा गलती था, ठीक? तो आशा करते हैं आप सभी को स्टूडेंट जो है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की जो भी दोष और कमियां थी आपने पूरा नोट कर लिए होंगे, और नोट कर लिए हैं तो अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाना स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इनकी सारणी में कुछ संशोधन किया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या किया गया, इनकी जो सारणी बन चुकी थी, इनकी सारणी में जो भी कुछ कमियां थी उनका संशोधन किया गया। संशोधन का मतलब कि उसमें सुधार किया गया, ठीक? और जो सारणी में सुधार किया गया उस सारणी को मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। अब देखना स्टूडेंट, इन्होंने जिस सारणी में सुधार किया उसको किस क्रम में तत्वों को रखा और उनके क्या क्या लक्षण, उनमें क्या क्या विशेषता पाई गई, उनमें क्या कमियां रह गई, अब इसमें आपको समझना है। तो मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर तत्वों को प्रमाण क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखकर एक सारणी बनाई, जिसे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं।
यानी कि स्टूडेंट जो मेंडलीफ ने अपनी साड़ी बनाई, इसमें खैर मोजले ने हाथ बटाया, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह गई थी। ठीक, तो मोजले ने जो इनकी साड़ी में कुछ अपना हाथ बटाया, जिसमें कुछ कमियां रह गई, जो उसने सुधार किया, वो जो साड़ी बनी उसको संशोधित आवर्त साड़ी कहा जाता है। हम उस साड़ी को आप सभी को थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो साड़ी आपको दिख रही है ना, ये मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त साड़ी थी। ठीक, दिखाना चाहेंगे, ये साड़ी इनका था। ठीक, जो सुधार करके बनाया गया था। जो क्या करके बनाया गया था? सुधार करके बनाया गया था। ठीक, और स्टार्टिंग में जो बनाया था उस साड़ी को भी हम आपको दिखा देते हैं। स्टार्टिंग में जो साड़ी बनाया गया था, ये साड़ी था। ठीक, ये साड़ी था उनका। और जो संशोधन करके बनाया गया, जिसको संशोधित आवर्त साड़ी या आधुनिक आवर्त साड़ी के नाम से जाना जाता है, वो ये वाले साड़ी था। आप देख सकते हैं, इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको एक प्रकार से जानकारी रहे। वैसे मैं इसका फ़ोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर ज़रूर डाउनलोड कर लेना इसका पीडीएफ, ताकि आपके पास इस पूरी बुक का पीडीएफ हो जाए और आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके समझ सको। आप देखो, ये तो नियम था कि मोजले ने क्या किया था कि मेंडलीफ की जो आवर्त साड़ी थी उसमें कुछ सुधार किया, संशोधन किया, जिसको आधुनिक आवर्त साड़ी के नाम से जाना जाता है। अब आगे आप ध्यान देना कि इनकी संशोधित आवर्त साड़ी के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या विशेषता हैं, गुण हैं। देखिए, इस इस सारणी में, यानी पहला लक्षण है, देखना ध्यान देना, इस सारणी में तत्वों को प्रमाण क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। यानी कि जो सारणी संशोधन करके बनाया गया, इसमें क्या किया गया कि तत्वों को उनके प्रमाण क्रमांकों के, उसमें क्या किया था, उन्हें प्रमाण भारों के बढ़ते क्रम में रखा था। यानी उन्होंने बताया था कि प्रमाण भारों के आवर्ती फलन में रखा गया है। इसमें क्या किया था, इसमें तत्वों को प्रमाण क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया था। इस सारणी में कुल 7 आवर्त थे। ठीक, अब देखना, आप कुल मिलाकर 7 आवर्त जो थे, ध्यान देना, पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कुल 2 थी। पहला आवर्त जो इन्होंने बनाया था, इस आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 2 थी। ठीक, इसलिए इस आवर्त को अति लघु आवर्त के नाम से जाना जाता था। और दूसरा स्टूडेंट, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त तो था, इसमें 8-8 तत्व रखे गए थे। यानी पहले आवर्त में 8 तत्व और तीसरे आवर्त में 8 तत्व, इसलिए इस आवर्त को लघु आवर्त के नाम से जाना जाता था। और इनका जो चौथा आवर्त और पांचवा आवर्त था, इसमें चौथे और पांचवें आवर्त में 18-18 तत्व थे, इसलिए इसको दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो इनका छठा आवर्त था, इसमें कुल मिलाकर 32 तत्व थे, इसलिए इसको अति दीर्घ आवर्त कहा गया। ठीक, अब ध्यान देना, सातवां आवर्त जो था स्टूडेंट, इसमें कुल मिलाकर 19 तत्व थे, इसलिए इसको अपूर्ण आवर्त के नाम से जाना जाता था। अब मैं एक बार आपको इन सारी चीज़ों को आवर्त सारणी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए, ये है इनका सारणी था। अब देखना, इन्होंने क्या बताया था कि इस सारणी में कुल 7 आवर्त थे। तो देखिए, ये जो इस प्रकार से बेड़ बेड़ के कॉलम बनाए गए हैं, ये आवर्त हैं। देखिए, ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया, ये चौथा आवर्त हो गया, ये पांचवा आवर्त हो गया, ये छठा आवर्त हो गया, ये सातवां आवर्त हो गया। समझ में आई आपको बात? यानी इन्होंने जो बताया था कि लक्षण में कि इस सारणी में कुल 7 आवर्त थे, तो ये नियम तो सही है, 7 आवर्त हमको इसमें मिल रहे हैं। ठीक, अब देखिए, इन्होंने क्या कहा कि पहले आवर्त में कुल 2 तत्व थे। तो देखिए, ये पहला आवर्त है, तो इस आवर्त में केवल 2 तत्व हमको मिल रहे हैं। एक हाइड्रोजन मिल रहा है, एक हीलियम मिल रहा है। यही 2 तो हमको मिल रहे हैं। इसके अलावा और हमें कहीं भी इस आवर्त में कोई तत्व नहीं मिल रहा है, और इस आवर्त को अतिलघु आवर्त कहा गया। उसके बाद दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व मिले। देखो, ये स्टूडेंट दूसरा आवर्त है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8 है। इस आवर्त में कुल मिलाकर के दूसरे दूसरे आवर्त में और तीसरे आवर्त में, इसमें कुल मिलाकर के कितने कितने तत्व मिले? 8-8 तत्व मिले। समझ रहे हो आप बात को? 8-8 तत्व मिले, इसलिए स्टूडेंट इस आवर्त को लघु आवर्त के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, चौथे और पांचवें आवर्त में, यानी ये चौथा और ये पांचवा आवर्त है, इसमें इन्होंने क्या बताया कि चौथे पांचवें 18-18 तत्व मिले। ठीक,
अब यहाँ पर चौथे आवर्त में इस लाइन के पूरे तत्व को गिनते चले जाओ और फिर इस लाइन के पूरे तत्व को गिनते चले जाओ, तो कुल मिलाकर के ये आपस में मिलाकर के स्टूडेंट आपको 18 तत्व मिलेंगे। इसी प्रकार पांचवें वाले में क्या करोगे, इस पूरे तत्व को गिनते चले जाओ और इस प्रकार पूरे तत्व को गिनते चले जाओ, कुल मिलाकर आपको 18 तत्व मिलेंगे। इसलिए इसको दीर्घ आवर्त कहा गया। चौथे और पांचवें को क्या कहा गया, दीर्घ आवर्त कहा गया। और छठवें आवर्त में कुल मिलाकर 32 तत्व मिले। ठीक, देखिए ये छठवां आवर्त है, ये छठवां आवर्त है। इन सब तत्वों को गिन लीजिए और इन सब तत्वों को गिन लीजिए और इसके बाद इनका कुछ भाग इधर है, इसमें आता है, तो इनमें कुल मिलाकर के 32 तत्व पाए गए स्टूडेंट, तो इसलिए इसको अति दीर्घ आवर्त के नाम से कहा गया। और सातवां आवर्त जो है स्टूडेंट, इसमें कुल मिलाकर 19 तत्व मिले। इसमें से ये कुछ तत्व हैं और उसके बाद शेष इसमें से कुछ तत्व हैं, इनको मिला करके जब गिनेंगे तो कुल मिलाकर 19 तत्व आएंगे। इसलिए इसको आपूर्ण आवर्त कहा गया। ठीक है, यहाँ पर ये वाला अपूर्ण रह गया था, इसलिए इसको अपूर्ण आवर्त कहा गया। अब ध्यान देना स्टूडेंट, इसमें दाएं से जाने पर, बाएं से जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या क्या परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें हम आगे समझते हैं। मेंडलीव की जो संशोधित या आधुनिक आवर्त सारणी थी स्टूडेंट, इस सारणी में किसी वर्ग में सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। यानी स्टूडेंट इन्होंने क्या किया था, तत्वों को व्यवस्थित किया था। उन्होंने क्या किया था, समान तत्व वाले, समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा था। तो यही चीज यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इस सारणी में किसी वर्ग के सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, प्रत्येक आवर्त में दाएं से प्रत्येक आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर तत्वों के गुणों में परिवर्तन होता है। प्रत्येक आवर्त में इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर तत्वों के गुणों में परिवर्तन होता है। यानी इस प्रकार से हम ये दायां, ये मान लीजिए दायां हो गए, अब इस तरफ हम जब जाएंगे तो प्रत्येक तत्वों के गुणों में समानता पाई जाएगी। जैसे जैसे समझिए, गुणों में समानता, ये आपका हाइड्रोजन है ना समझिएगा, ये आपका हाइड्रोजन है और इधर आपका ये हीलियम है। ठीक, तो गुणों में समानता पाई जाएगी क्योंकि ये भी गैस है लेकिन ये भी गैस है, लेकिन गैस तो है दोनों, लेकिन गुणों में समानता पाई जाएगी क्योंकि ये साधारण गैस है और ये स्टूडेंट जो है अक्रिय गैस है, तो गुणों में समानता पाई गई इस प्रकार। अब देखिए, जिस प्रकार से हम इस तरफ जाएंगे तो सभी के तत्वों के गुणों में क्या होगा, समानता पाए, यानी उनके गुण मैच नहीं करेंगे, अलग अलग होंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट ये जो सारणी बनाई गई, इसमें किसी भी आवर्त में यदि आप दाएं से बाएं जा रहे हैं तो उनके तत्वों के गुणों में क्या होगा, मतलब परिवर्तन पाया जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने स्टूडेंट जो है लक्षण का आपने चौथा पॉइंट नोट कर लिए होंगे। आइए हम उसके बाद अगला पॉइंट जानते हैं। पांचवा पॉइंट देखना आप सभी लोग। पांचवें पॉइंट में क्या कहा गया, इस सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रमाण क्रमांक बढ़ने के साथ साथ तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। ठीक, यानी अब स्टूडेंट, अभी तक आवर्त को लेकर बात चल रही थी, अब वर्ग को लेकर बात चलने लगी कि अगर इस सारणी में हम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो नीचे जाने पर क्या होगा, प्रमाण क्रमांक बढ़ेगा, यानी उनके तत्वों के प्रमाण क्रमांक बढ़ते जाएंगे और प्रमाण क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके गुणों में भी क्रमिक परिवर्तन पाया जाएगा। अब देखना, यहाँ पर समझना, जैसे इन्होंने क्या कहा कि ये जो सारणी बनाई गई है, इस सारणी में हम ऊपर से अगर नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो उनके प्रमाण क्रमांक बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसका 1 है, लिथियम है 3 है, सोडियम है इसका 11 है, पोटेशियम इसका 19 है, रुबेडियम है इसका 37 है। इन्होंने कहा कि अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो तत्वों के प्रमाण क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है, ये चीज इन्होंने कहा। और वृद्धि के साथ साथ उनके गुणों में भी क्या होगा, क्रमिक परिवर्तन पाया जाएगा। ये चीज ये लोगों को बताना चाहते थे स्टूडेंट। यहाँ से मैंने आप सभी को जो है मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी थी, ठीक, या आधुनिक आवर्त सारणी जिसको कहा गया, यहाँ पर मैंने उनके लक्षण सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके सारणी के माध्यम से सारी चीज आपको समझा दिया है। अब उसके बाद अगला हेडिंग हम लोग का आता है आधुनिक आवर्त नियम। तो अब हम लोग यहाँ से इसको समझ, अब जो हम लोग का अगला हेडिंग है देखना, आधुनिक आवर्त नियम में क्या चीज हमको बताया गया, क्या चीज जानेंगे हम लोग, देखते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके प्रमाण क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए, इसके पिछले में प्रमाण भार के आवर्ती फलन बताया गया था, यहाँ पर आपको प्रमाण क्रमांक के आवर्ती फलन बताया गया। तो ध्यान देना,
आधुनिक आवर्त नियम में तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान रखना आप सभी लोग, यहाँ पर परमाणु क्रमांक बताया गया है कि आवर्ती फलन होते हैं। और पिछला आपने जो पढ़ा है मेंडलीव के अनुसार, उसमें बताया गया था तत्व के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण, वहाँ पर तत्व के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब देखना इस कथन के अनुसार क्या चीज बताया गया कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इस नियम से अनेक कमियां दूर हो गई। ठीक, यानी स्टूडेंट जब इस नियम का खोज हुआ आधुनिक आवर्त नियम से, तो इससे ये पता चला कि प्रत्येक अंतराल के बाद तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। जैसे मान लिया जाए एक तत्व हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर एक तत्व के बाद तीसरे तत्व पर जाते हैं या चौथे पर जाते हैं या फिर दूसरे पर, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तत्व से इस पहले वाले तत्व का क्या हो जाता है, गुणों में समानता पा जाती है। रासायनिक गुण में क्या हो जाते हैं, सेम प्रॉपर्टी मिलती है इनकी। यानी जो इस तत्व की गुण थी वही इस वाले की भी गुण मिल जाती है, या फिर चौथे वाले के कहीं ना कहीं, मतलब क्या होती है, नियमित अंतराल के बाद क्या होती है, उनके गुणों में समानता आ जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। इससे क्या हुआ, इससे अनेक कमियां भी दूर हो गई। अब देखना आगे समझना आप सभी लोग। अगला टॉपिक क्या है, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की उपयोगिता या विशेषताएं। स्टूडेंट ध्यान देना आप सभी लोग। अब देखो यहाँ पर आपको भी चीज़ें कुछ समझनी पड़ेगी कि भी सारणी की कुछ विशेषता थी, कुछ गुण थे। तो अब हम लोग समझते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को 10 क्षैतिज पंक्तियों तथा 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभाजित किया गया है। तो यानी जो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो सारणी बनाई गई थी, इसमें कुल मिलाकर 10 क्षैतिज पंक्तियां थे, 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभाजित किया गया था उनको। 10 क्षैतिज पंक्तियों को 7 आवर्तों में व्यवस्थित किया गया था तथा 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग के नाम से जाना जाता था। यानी जो सारणी बनाई गई थी, इसमें जो 7 आवर्त थे, जो 10 क्षैतिज पंक्तियां थी, उनको 7 आवर्तों में विभाजित किया गया था। और 9 जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, उनको वर्ग के नाम से जाना जाता था, उनको वर्ग कहा जाता था। अब स्टूडेंट ध्यान देना आप सभी लोग, इसमें बहुत सारे पॉइंट बताए गए थे कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की उपयोगिता या विशेषताएं जो थे, इसमें बहुत सारे पॉइंट बताए गए थे। तो अगर मैंने बहुत सारा पॉइंट यहाँ पर लिखने का प्रयास करता तो काफ़ी टाइम लग जाता। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको किताब का स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख लेना, ठीक है। लेकिन मैंने जो मुख्य था, जो 2 पॉइंट मुख्य था, मैंने उस 2 मुख्य पॉइंट को बता दिया है। ठीक है, ये दोनों मुख्य पॉइंट थे, मैंने इसको दोनों बता दिया है। और बाकी आपके 9 पॉइंट जो हैं, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और भी इधर कुछ पॉइंट बताए गए हैं, इनको भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और इनको भी देख लेना आप लोग एक बार। बाकी जो मुख्य पॉइंट थे, मैंने उसको आप सभी को बता दिया है। अब उसके बाद स्टूडेंट, इस टॉपिक के बाद अगला हेडिंग आता है हम लोग का, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। यानी मेंडलीव ने जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी संशोधन करके, उसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, उसी कमियों को दोष बताया गया है, दोष कहा जाता है। नंबर 1 क्या था, इन्होंने जो सारणी बनाया था, इसमें हाइड्रोजन को कहीं उचित स्थान नहीं दिया था। और दूसरा दोष है तत्वों के गुणों के आधार पर उचित स्थान का अभाव। यानी इन्होंने नियम में तो बताया था कि तत्वों को गुणों के आधार पर उनको रखा जाए, लेकिन उनको उनके गुणों के आधार पर भी नियमित स्थान ना मिल पाया था, अभाव हो गया था, कमी हो गई थी। अगला पॉइंट है लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट का स्थान। यानी लेंथेनाइट और एक्टिनाइट तत्वों को भी स्थान नहीं दिया था। अब ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट तत्व क्या होता है, एक बार मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ। देखिए आवर्त सारणी में स्टूडेंट, ये जो आपको नीचे 2 कॉलम के तत्व दिख रहे हैं, इनको लेंथेनाइट और एक्टिनाइट तत्व कहा जाता है। इन्होंने अपनी सारणी में इन तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया था, तो ये भी इनका एक कमी था। ठीक है, अगला पॉइंट है 8वें वर्ग के 3 तत्वों की उपस्थिति। ये भी इनका एक कमी था कि 8वें वर्ग में केवल 3 तत्वों को उपस्थित नहीं कर पाए। अगला पॉइंट है धातुओं तथा धातुओं का स्थान भी उचित नहीं दे पाए थे।
परिवर्ती संयोजकता, इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये भी एक दोष है, एक कमी है, लेकिन इसमें आपको क्या जानकारी प्राप्त करना है? देखिए, आवर्त सारणी में एक वर्ग में सभी तत्वों की संयोजकताएं समान होनी चाहिए। यानी कि परिवर्ती संयोजकता का मतलब ये होता है कि मेंडलीफ ने जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, इसमें ये भी आपको ध्यान रखना था कि जब एक वर्ग में जो भी तत्व को रखे गए हैं, उनके सभी तत्वों की संयोजकता बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो इनके ये सब एक वर्ग के तत्व हैं। तो इनके सबके गुणों की क्या होना चाहिए? गुणों में समान होने चाहिए, यानी इन सब तत्वों के गुणों में समानता होनी चाहिए, इनकी संयोजकता समान होनी चाहिए। गुणों में नहीं, संयोजकता में समानता होनी चाहिए। सॉरी, मैं गलत बोल गया हूँ। गुणों में क्या होना चाहिए और संयोजकता में क्या होना चाहिए? समानता होनी चाहिए, यानी सभी तत्वों की संयोजकता समान होनी चाहिए। अगर वो एक वर्ग के तत्व हैं तो सबकी संयोजकता बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं था, इनकी इनकी सारणी में ऐसा भी नहीं हो पाया था। तो ये भी इनका एक दोष कहा गया, एक कमी कहा गया। तो यही होता है परिवर्ती संयोजकता का मतलब। स्टूडेंट, अगला टॉपिक है, अगला हेडिंग है विकर्ण संबंध। ये भी उसी के अंतर्गत आता है, दोष के अंतर्गत ही आता है। विकर्ण संबंध क्या था कि कुछ तत्वों के इसमें विकर्ण संबंध बनते थे। विकर्ण का मतलब कि अगर उनको समूह वाइज तत्वों को रखा जाए क्रम में, तो वो अपने से अगले समूह के तत्वों से समानता दर्शाते थे। इसी को विकर्ण संबंध कहा गया है। देखिए, इसमें आपको क्या लिखना है कि सारणी में यह पाया गया कि द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व अपने से अगले वाले यानी तृतीय आवर्त के अपने से अगले समूह के तत्वों से समानता रखते हैं। इसे ही विकर्ण संबंध कहा गया। जैसे लिथियम का संबंध मैग्नीशियम से, बेरिलियम का संबंध एल्युमिनियम से, बोरान का संबंध सिलिकॉन से। तो ये देखो, अब यहाँ पर आपको समझना, ये समूह वाइज तत्वों को रखा गया है। अब यहाँ पर देखो, ये समूह पहले के तत्व हैं, ये समूह दूसरे के तत्व हैं, ये समूह तीसरे के तत्व हैं, ये समूह चौथे के तत्व हैं। तो ये पहले समूह का तत्व दूसरे वाले समूह के अपने यानी अपने से अगले, ये अब इसका ये अगला समूह यही तो होगा। तो ये अपने वाले अगले समूह से यानी तिरछे तत्व जो स्थित होते हैं, तिरछा क्रम में जो रखा होता है, ये इनको गुणों में समानता पाई, जैसे लिथियम मैग्नीशियम में समानता पाई जाती है। तो इसी को विकर्ण संबंध कहा गया, यानी अपने से जो तिरछे स्थित तत्व हैं, उनमें क्या होती है? समानता पाई गई। तो इसलिए इस समानता को विकर्ण संबंध बताया गया कि इस समानता को विकर्ण संबंध नाम दिया जाएगा। इसलिए स्टूडेंट, इस समानता को विकर्ण संबंध बताया गया। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर विकर्ण संबंध में बताया गया था। ठीक, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेना, और ये एग्जाम्पल आपका है, इसको भी नोट कर लेना। ठीक, अब स्टूडेंट, आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ लाभ हैं। तो लाभ भी हम लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने से क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या लाभ हुआ। तो आइए अब हम लोग लाभ समझते हैं। आधुनिक सॉरी अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा जाना। ठीक, ये एक फायदा था कि आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई गई थी स्टूडेंट, इसमें अधिक परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले रखा जाना था। अगला है अक्रिय गैसों का अलग स्थान, यानी कि जिस प्रकार से जो तत्व थे, जिनके जिनके गुणों में समानता पाई गई थी, उनको अलग से स्थान दे दिया गया। समस्थानिकों तथा संभारिकों को भी स्थान मिल गया। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो सारणी बनाएगी, इसको 4 ब्लॉकों में बांट दिया गया, SPDF। ठीक, यानी कि उनके गुणों के आधार पर उनको क्या किया गया, उन सभी तत्वों को अलग अलग ब्लॉकों में व्यवस्थित कर दिया गया। तो ये भी एक इनका स्टूडेंट लाभ रहा, फायदा रहा। तो नोट कर लेना आप सभी लोग इसे। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक, अगला हेडिंग हम लोग का आ चुका है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ मुख्य बिंदु थे। मेंडलीव के जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ, कुछ विशेष बातें पाई गई, विशेष गुणों के कारण उनमें कुछ अलग अलग गुणवत्ता देखा गया, जिसके अनुसार उनको एक तत्व, उनके वर्ग के तत्वों को, उनके समूह के तत्वों को अलग अलग नाम दे दिया गया। अब इसी को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर पहला हेडिंग हम लोग का है प्रारूपी तत्व या निरूपक तत्व। ठीक, अब इसको किस वर्ग के, किस आवर्त के तत्व को ये चीज कहा गया, अलग नाम क्यों दिया गया, देखिए समझते हैं। तृतीय आवर्त के तत्व को प्रारूपी तत्व या विरूपक निरूपक तत्व कहते हैं। जैसे
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इन सभी तत्वों को स्टूडेंट ये तीसरे आवर्त के तत्व हैं। तीसरे आवर्त तत्व को क्या कहा गया? प्रारूपी तत्व या निरूपक तत्व। अब कुछ गुण ऐसे थे कि जिनके कारण इनको प्रारूपी तत्व या निरूपक तत्व बताया गया। अगला हेडिंग है स्टूडेंट श्वेत तत्व। अंग्रेजी में इसको ब्रिज तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस तरह से दूसरा भी हेडिंग करके लिख लेना। तृतीय आवर्त में फर्स्ट से मतलब फर्स्ट वर्ग से लेकर के और ये सातवां वर्ग है ना, ये सातवां वर्ग बोला जाएगा। तृतीय आवर्त में तीसरे आवर्त में यानी तीसरे आवर्त की जो तत्व हैं, तीसरा आवर्त देखना है आपको और पहला वर्ग और सातवां वर्ग देखना है। इसमें क्या थे? जो तत्व थे इनको सेतु तत्व के नाम से कहा गया, क्योंकि ये सेतु बनाते थे एक प्रकार से। जैसे यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यानी वही तत्व हैं ऊपर वाले। अच्छा, जब ये सेतु क्यों बनाते थे? जैसे यहाँ पर सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, तो यानी इसकी संयुक्ता जो जितनी थी वो अपने वाले सेम संयुक्ता वाले तत्व को क्या कर देता था? अपने से जोड़ लेता था। ठीक, इसलिए यहाँ पर एक प्रकार से एक ब्रिज जैसा सेतु बना, एक प्रकार से नमूना बना लेता था। इसलिए ये देखा गया कि ये एक प्रकार से ब्रिज बना रहे हैं, एक सेतु बना रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने बताया कि इस समूह के जो तत्व हैं, इस आवर्त और समूह के जो तत्व हैं, ये एक प्रकार से अपने समान संयुक्ता वाले तत्वों को जोड़ लेते हैं और जोड़ करके एक क्या बना लेते हैं? सेतु बना लेते हैं, एक ब्रिज बना लेते हैं। इसलिए इनको क्या बताया गया? सेतु तत्व या ब्रिज तत्व। तो अगला हेडिंग हम लोग का है सामान्य तत्व या नॉर्मल तत्व। ठीक है, अब देखना ये किस किस वर्ग वाले तत्वों को बताया गया। वह तत्व जिनका बाह्य कोश अपूर्ण होता है। बाह्य कोश यानी कि जैसे आपको पता है कि प्रत्येक तत्व के 4 कोश बनते हैं, KLMN है ना, या फिर SPDF, इस प्रकार से 4 कोश बनते हैं। तो जिन तत्वों के बाह्य कोश खाली पाया गया उनको सामान्य तत्व नाम दिया गया। ठीक, उनको सामान्य तत्व से जाना जाता है। सामान्य तत्व के बाह्यतम कोश के अतिरिक्त सभी कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इन तत्वों के बाह्य कोश में एक या 7 मतलब 1 से 7 के बीच में इलेक्ट्रॉन पाए गए। इन्हें दीर्घ आवर्त सारणी में रखा गया है। अब दीर्घ आवर्त सारणी में इनको फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, चतुर्थ ये, है ना, पंचम ये, षष्टम ये, सप्तम ये, इस प्रकार से इनको वर्गों में रखा गया है। ठीक, और इनके बाह्यतम कोश में एक से यानी या तो एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, इस प्रकार से स्टूडेंट 1 से 7 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन इनका ध्यान रखना कि नॉर्मल तत्व या सामान्य तत्व जो है, इस वर्ग वाले जो तत्व हैं, इनके सभी तत्वों के बाह्यतम कोश क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं, यानी खाली रहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया जाता है तो इनका जो लास्ट कक्षक होता है वो खाली रह जाता है, अपूर्ण रह जाता है, यानी उसमें स्वतंत्र पूर्ण रूप से पूर्ण इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं। जैसे पूर्ण का मतलब हुआ कि या तो 2, या तो 4, या तो 8, इस प्रकार से नहीं पाए गए, मतलब उनमें विषम संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉन पाए गए। ठीक, इसलिए इनको एक अलग नाम दिया गया, सामान्य तत्व या नॉर्मल तत्व नाम दिया गया। यहाँ पर ये चीज़ भी आप लोग को पता हो चुका होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट अगला हेडिंग है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस किन तत्वों को कहा गया? ध्यान देना आप सभी लोग। अब देखो स्टूडेंट, वह तत्व जिनके सभी कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनका सभी कोश पूर्ण रूप से भरा पाया गया, ऐसे तत्व को अक्रिय गैस कहा गया है। ठीक, तो यहाँ पर यही चीज़ मैंने आपको बता दिया है। इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जिस तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाया गया, इसका मतलब कि वो सम संख्या है। तो सम संख्या का मतलब कि उसका कोश पूर्ण रूप से भरा है। अगर यही चीज़ अगर विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होता तो ऐसा माना जाता कि इनका बाह्यतम कोश अपूर्ण है, खाली है। ठीक, अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। इन्हें दीर्घ आवर्त सारणी में शून्य वर्ग, यानी कि शून्य वर्ग, उसको वर्ग 18 को शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो अक्रिय गैस तत्व जो हैं वो दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग 18 में, यानी जिसको शून्य समूह के नाम से भी जाना जाता है, शून्य वर्ग के नाम से जाना जाता है, उस जगह पर रखा गया है। अब इसके अंतर्गत जैसे कौन कौन से तत्व आते हैं? इसके अंतर्गत स्टूडेंट आपका हीलियम आता है, नियान आता है, आर्गन आता है, उसके बाद क्रिप्टान आता है, क्रिप्टान के बाद स्टूडेंट जेनान आता है, उसके बाद रेंडान आता है। ठीक, ये सभी तत्व हैं स्टूडेंट, अक्रिय गैस तत्व हैं। ठीक, तो ध्यान रखना आप सभी लोग, इसको आवर्त सारणी में लास्ट वाले वर्ग में रखा गया है, जिसको शून्य समूह या शून्य वर्ग के नाम से जाना जाता है।
तो यहाँ से ये चीज़ें भी आपको जानकारी हो चुकी है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग का अगला टॉपिक आ चुका है। अगला टॉपिक क्या है हम लोग का, ध्यान देना आप सभी लोग। दीर्घाकार या परावर्तित आवर्त सारणी। देखो इसको क्या कहा जाता है, जो लास्ट में स्टूडेंट सभी का संशोधन करके बनाया गया, जिसमें कोई कमी ना रह गई, उसको लास्ट में दीर्घाकार या परावर्तित आवर्त सारणी नाम दिया गया। ठीक, अब देखना यहाँ पर स्टूडेंट इसमें क्या बताया गया। इस आवर्त सारणी को मोजले ने बनाया था, तो ध्यान रखना आप सभी लोग, प्रेजेंट टाइम में जो सारणी हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसी को दीर्घाकार या परावर्तित आवर्त सारणी बताया गया। बोर ने मोजले के आधुनिक आवर्त नियम के पश्चात बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को तत्वों के वर्गीकरण का आधार मानकर राग और बर्नर और बरी ने आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसे दीर्घाकार या परावर्तित आवर्त सारणी कहते हैं। इसी प्रकार आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोषों को दूर करते हुए नील्स बोर ने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बढ़ते हुए प्रमाण क्रमांक पर एक आवर्त सारणी बनाई, जिसे दीर्घाकार या परावर्तित आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक, तो अब स्टूडेंट यहाँ तो आप लोगों ने नियम जान लिया है, आपने नियम पढ़ लिया है। अब उसके बाद इसमें भी कुछ विशेषता था, इसमें भी कुछ गुण था, इसकी क्या 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 खासियत थी, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ से जान लेते हैं। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर हेडिंग करना कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं। इस आवर्त सारणी में तत्वों को प्रमाण क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस कारण तत्वों के मौलिक गुण प्रमाण क्रमांक पर निर्भर करते हैं। यानी इसमें भी एक विशेषता, इसमें एक गुण था कि इस सारणी में जो तत्वों के प्रमाण क्रमांक में बढ़ते क्रम में रखा गया था, तो इस कारण से प्रमाण क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखे जाने के कारण इनके तत्वों के जो मौलिक गुण थे वो प्रमाण क्रमांक पर निर्भर करते थे। अगला गुण था कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त कहा गया। ठीक, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई, इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में पहले और दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त तथा चौथे, पांचवें और छठवें, सातवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना आप सभी लोग। इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं, जिन्हें वर्ग या समूह कहा जाता है। यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी जो बन चुकी है, इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं, जिन्हें वर्ग या समूह के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको सारणी दिखा ही दिया है अभी। ठीक, एक बार फिर से आप सभी को जरूर दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सारणी जो आपको दिख रही है स्टूडेंट, इस सारणी में कुल मिलाकर के 7 आवर्त हैं और 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। इस प्रकार से जब गिनेंगे तो ये 7 आवर्त पाए गए, देख सकते हैं। और इस प्रकार से जो गिना गया, ये 17 के बाद ये 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम पाए गए। आगे देखना, इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम, जिन्हें वर्ग या समूह कहा गया। आगे देखना, इस सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 ब्लॉकों में विभाजित कर दिया गया। ठीक, यानी ये सारणी जो है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 ब्लॉकों में SPDF, ठीक, ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 ब्लॉकों में क्या कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनको विभाजित कर दिया गया, अलग अलग रख दिया गया, बांट दिया गया। स्टूडेंट इसमें भी कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ दोष हैं इसके, जो कि अब वो शायद कि उसको हम लोग भी नहीं दूर कर सकते हैं और दूर हो पाना संभव भी नहीं है शायद। तो ये 1-2 कमी इसमें भी है, देखते हैं कौन कौन सी कमी है। इस आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन को एक उचित व निश्चित स्थान नहीं रखा गया। यानी जो आपका प्रेजेंट आवर्त सारणी चल रहा है, इसमें भी हाइड्रोजन को एक निश्चित या उचित स्थान नहीं मिल पाया है। ठीक है, वो तो एक टेम्परेरी वहाँ पर रखा गया है पहले वर्ग में। ठीक, पहले वर्ग पहले आवर्त में। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी की भांति दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी लेंथेनाइट व एक्टेनाइट तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर नीचे की ओर अलग से स्थान दिया गया है। ठीक, यानी कि कुल मिलाकर ऐसा कहा जाता है कि सभी तत्वों को एक ही सारणी में रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। उसमें जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट तत्व हैं, यानी कि आवर्त सारणी से जो बाहर 2 कॉलम बना करके, 2 आवर्त बना करके रखे गए हैं, उनको आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। तो ये भी एक प्रकार की कमी है, एक प्रकार का दोष है। तो इसको भी आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपकी दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसमें भी 2 कमियां हैं। ठीक है, तो नोट कर लेना आप सभी लोग इसको भी। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग अगले टॉपिक पर आ चुके हैं।
अगला टॉपिक हम लोग का है कि जो हम लोगों ने अभी ब्लॉक पढ़ा है, ये ब्लॉक क्या होता है, इसके लास्ट में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें अब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, और आपको उससे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं तो क्वेश्चन यही से बनते हैं। 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही बनते हैं। पहले हम परिभाषा जानेंगे, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके स्टूडेंट जो है उनका वर्ग आवर्त कैसे पहचाना जाता है, कैसे पता किया जाता है। ठीक, वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखना आप सभी लोग। तो पहले हम आपको क्या करते हैं, इसको भी बताने से पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए और समझिए। आपबाउ के नियम के अनुसार स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया, और उसमें जो तत्वों को ब्लॉक वाइज बांटा गया था, उसमें ये बताया गया कि अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसमें 4 कोष बनते हैं। ठीक, और वो अलग अलग कोषों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। जैसे अगर यस कोष है तो उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, पी कोष है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, डी है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन, एफ है तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। और उसमें इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से रखा जाता है, यानी कि एक जो है इस क्लॉकवाइज दिशा में रखा जाता है, एक एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रखा जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पहले उसको हम इस प्रकार रखते हैं, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार रखते हैं। पी उपकोष में है तो उसमें भी इसी प्रकार होता है। अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो पहले हम इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार फिल कर देंगे, उसके बाद जो शेष इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको हम इस प्रकार से रखते जाएंगे, और अगर लास्ट में किसी कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाता है तो उसको वहीं पर छोड़ देंगे। लास्ट वाला एक वो उसको हम खाली कर देंगे, इसीलिए उसको अपूर्ण अपूर्ण कहा जाता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता हो जाना चाहिए कि जो कोष बनते हैं उसमें तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को इसी प्रकार फिल किया जाता है। अब ये फ़िल कैसे किया जाता है, पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, उसके बाद हम आपको फ़िल करके बता देते हैं। ठीक है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान रखना स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार से तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को जो है उनके कोषों में फिल किया जाता है, भरा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को आपबाउ के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम होता है, सब कुछ डिटेल से में समझा कर बता देते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता जाता है, ये चीज़ तो आपने देख ही लिया है। इस प्रकार से भरा जाता है, पहले क्लॉकवाइज भरते हैं, उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज भरते जाते हैं। ठीक है, अगर किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो पहले हम उसको क्लॉकवाइज भरते जाएंगे, बस शेष इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे उसको हम एंटी क्लॉकवाइज भरते जाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन जो फिल करने का नियम होता है ये होता है। इसी नियम को अपबाउ के नियम अनुसार जो इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में फिल करने का नियम होता है अपबाउ के अनुसार, वो इस नियम को पहले जानना पड़ता है। इस नियम को जब आप जानेंगे तभी इलेक्ट्रॉनों को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आपको यस कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन केवल रखना है, पी कक्षक में केवल 6, डी कक्षक में केवल 10 और एफ कक्षक में केवल 14 इलेक्ट्रॉन रखने होंगे। ठीक है, तो देखना आप सभी लोग इस प्रकार से अगर स्टूडेंट ये नियम आप अपनाते हैं तो ये नियम थोड़ा कठिन हो जाता है, कुछ बच्चे इस नियम को नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने क्या किया है, इसके लिए एक आसान तरीका ढूंढ लिया है। ठीक है, खैर यहाँ पर मैंने इसको पहले से सेट कर लिया है, लेकिन आगे हम आपको समझा कर बताते हैं, आइए। तो ये ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग ध्यान देना, जैसे कैसे आपको रखना है। SPDF पहले आप इसको ऐसे क्रम में लिख लो। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का बहुत शानदार ट्रिक है, इसे ध्यान से आप लोग समझ लेना। ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे, और कहीं भी आप कोई भी तरीका देखोगे तो अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे। जैसे क्या करना है, पहले यहाँ पर यस है तो इसको यस 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 को 2 बार लिख लो। ठीक, पहले वाले को यस का अक्षर को 2 बार यस एस लिख लो। ठीक, ध्यान से समझना आप। उसके बाद पी लिख देना, तो यस के बाद आपने जब यस लिखा तो फिर पी एस लिखते चले जाओ, और पी एस 2 बार लिखना, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर लिखना है। ठीक, उसके बाद पी एस 2 बार आपने लिख लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, मतलब इस प्रकार डी पी लिखना है, और डी पी आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बार इस प्रकार समझना, ध्यान देना। देखो पी एस आपने 2 लिखा है, एक बार DPS लिखना है। ठीक है, डी पी एस देखो DPS आपने एक बार लिखा, फिर आपको DPS एक बार फिर लिखना है। उसके बाद फिर क्या करना है, एक बार आपको
FDPS लिखना है, FDPS लिखना है। फिर आपको एक बार FDPS लिखना है। अब समझ में आया आपको? ध्यान देना, एक बार फिर से समझना। हम यहाँ पर आपको एक बार उसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखो SS आपने 2 बार लिखा, ठीक? यही दिमाग में बैठा लो। उसके बाद आपने क्या किया? PSPS 2 बार लिखा, PSPS 2 बार आपको लिखना है, ठीक? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है? PSPS DPS, ठीक? DPS इसको 2 बार लिखना है, ठीक? DPS को भी 2 बार लिखना है। तो यहाँ पर आपने DPS को भी 2 बार लिखा। फिर DPS मतलब 2 बार लिखा, एक बार ये हो गया आपका, एक बार ये हो गया आपका। उसके बाद फिर आपको क्या करना है? FDPS इसको भी 2 बार लिखना है। यानी 2-2 बार आपको क्या करना है, यही चीज़ यहाँ पर लिख देना है इस प्रकार से। ये आपका ट्रिक क्लियर हो गया। ये ट्रिक आपका क्लियर हो चुका। अब आपको ध्यान रखना है कि एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, फिर एस कक्षक में 2, फिर पी कक्षक में 6, एस में 2, डी में आपको 10 इलेक्ट्रॉन रखना होता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद एस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक? उसके बाद फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को क्या करना होगा? आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते वक्त उसमें रखना होगा। ये चीज़ आपको पता हो चुका होगा, ठीक है? ये चीज़ आप लोग दिमाग में बैठा लेना, ठीक है? ये बहुत सिंपल ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का। अब हम कोई तत्व आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा देते हैं। जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको यहाँ पर पहले तत्व की परिभाषा बता देते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको दिखा देते हैं। तो पहले हम एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो पहले हम एस ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको दिखा देते हैं। तो देखना आप सभी लोग, वह तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस उपकोश में प्रवेश करता है एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, ठीक? यानी कि जिस तत्व का, जिस एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में चला जाता है वो एस ब्लॉक तत्व कहलाता है। समझना आप हमारी बात को, हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी उस बात को आप लोग एक बार ज़रूर गौर करना कि हमने क्या कहा स्टूडेंट, कि वह तत्व जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, यानी जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है। अब परमाणु क्रमांक 11 यानी इसका मतलब 11वां इलेक्ट्रॉन वो अंतिम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वो अंतिम इलेक्ट्रॉन जब एस कक्षक में चला जाएगा तो एस ब्लॉक तत्व कहलाएगा। इसी प्रकार आपको समझना है कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाएगा वो उसी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। तो ये परिभाषा रहा आपका। अब आपको यहाँ पर चीज क्या समझना है कि एस ब्लॉक के तत्वों का आवर्त तथा वर्ग निकाला कैसे जाता है, निकालने का नियम क्या होता है। तो देखो, जैसे मैंने एस ब्लॉक का कोई तत्व ले लिया सोडियम, अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो ये हुंड के नियम से किया गया है 2-8-1, लेकिन यहाँ पर अफबाउ के नियम से यहाँ पर किया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, समझ रहे हैं आप इस बात को? समझिए, ध्यान से समझिए आप सभी लोग। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टूडेंट कैसे किया गया है, यहाँ पर देखो 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2। अब देखो यहाँ पर तीसरे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन गया है, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 11 ही होता है। तो यहाँ पर ये 11 पूरा हो जाता है, 2 4 6 2 2 4 6 4 10 11 11। तो इसलिए हम यस कक्षक में अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 ही है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी 11वां इलेक्ट्रॉन यस कक्षक में चला गया। इसलिए हम सोडियम को कह सकते हैं कि हमारा कौन से ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। अब आपको वर्ग तथा आवर्त कैसे पता करना है, तो ध्यान देना आप सभी लोग। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर वर्ग आवर्त आपको कैसे पता होगा, यहाँ पर ये चीज आपको देखना है कि देखो इसके कक्षक पर यानी इलेक्ट्रॉन का पावर कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पावर ये बताता है कि ये पहले वर्ग का तत्व है। और इस यस कक्षक के आगे कौन सा अंक है, 3 है।
तो इससे ये पता चलता है कि ये तीसरे आवर्त का तत्व है। तो यहाँ से आपको वर्ग आवर्त निकालना तो समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम को ले लेते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, 2, 8, 2। इसका आप हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा। आप बॉव के नियम से करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखो इसी प्रकार किया गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। यहाँ पर इसका प्रमाण क्रमांक 12 होता है, तो 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12 पूरा हो गया। 12 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे कक्षक स्टेबल्ट हैं, यानी पूर्ण हैं, अपूर्ण नहीं है। स्टेबल्ट यानी पूर्ण हैं। तो देखो एस के ऊपर इलेक्ट्रॉन का पावर कितना है, 2 है। तो इससे ये पता चलता है कि ये पावर ये बताता है कि ये दूसरे वर्ग का तत्व है। ठीक है, और एस के आगे कौन सा अंक आ रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि ये तीसरे आवर्त का तत्व है। ठीक, तो ये तीसरे आवर्त का तत्व है, ध्यान रखना, आप सभी लोग दिमाग में बैठा लेना। अब उसके बाद हमने 2 एग्जाम्पल बता दिया है, और बाकी के आप लोग एस ब्लॉक के तत्वों का इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना और देखना कि वर्ग आवर्त आप लोग बता ले जाते हो, निकाल ले जाते हो कि नहीं निकाल ले जाते हो। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का आ गया है पी ब्लॉक तत्व। अब हम यहाँ पर इसकी भी परिभाषा जानेंगे और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और वर्ग आवर्त निकाल लेंगे हम लोग। चलिए पहले परिभाषा जान लेते हैं। तो वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पी उपकोश में प्रवेश करता है, यानी जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट पी कक्षक में चला जाता है, पी उपकोश में चला जाता है, उसको पी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। ठीक है, इससे सामान्य तत्व भी कहा जाता है, ध्यान रखना आप सभी लोग। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और वर्ग आवर्त निकालेंगे। तो देखना, पहले हम क्या ले लेते हैं, बोरान ले लेते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इसका प्रमाण क्रमांक 5 होता है। हुंड के नियम से 2, 3 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और अब्बाव के नियम से करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p1। देखो यहाँ पर देखना, 1s2, 2s2, 2p। अब p कक्षक में देखो, पहले इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रखा गया, फिर दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन रखा गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसका प्रमाण क्रमांक 5 ही होता है, तो यहाँ पर हमें 1 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे इसमें। तो देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ध्यान देना कि यहाँ पर इस p के आगे कौन सा संख्या है, तो इस p के आगे 2 है, तो ये हमें ये बताएगा कि ये आवर्त है। ये कौन सा है, ये आवर्त है। तो इसका मतलब कि आपका बोरान जो है ये दूसरे आवर्त का तत्व है। ठीक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखना, इस p के पावर में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो यहाँ पर आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 में 12 हमेशा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, आप दिमाग में बैठा लेना कि जब पी कक्षक के तत्वों का आवर्त एवं वर्ग निकालेंगे तो उसमें क्या करना है, जो पी कक्षक का अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा उसमें हमेशा आपको 12 जोड़ना पड़ेगा, और 12 जोड़ेंगे तो 12 एक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो अब आपको पता हो चुका है कि ये आपका स्टूडेंट 13वें वर्ग का तत्व है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ भी आपको ज्ञात हो चुका है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन को ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो हुंड के नियम से 2, 5 हो जाएगा, और अब्बाव के नियम से 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, यहाँ पर इसी के आधार पर देखो किया गया है। पहले ऐसे हम रखते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाएंगे, जहाँ पर प्रमाण क्रमांक समाप्त हो जाएगा वहीं पर क्या कर देंगे, उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके अंतिम कक्षक में उतना इलेक्ट्रॉन स्टॉप कर देंगे। तो इस प्रकार से जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो हमें 1s2, 2s2, 2p3 मिल गया। अब यहाँ पर p के पावर में कितना है, p के पावर में 3 है, तो 3 में आपको क्या करना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा, हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो आपने क्या किया, इसमें 12 जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद क्या कितना है, 15 आ गया। तो इसका मतलब आपको पता चल गया नाइट्रोजन आपका 15वें वर्ग का तत्व है, और इस p के आगे कौन सी संख्या है, 2 है, तो इसका मतलब कि ये दूसरे आवर्त का तत्व है। बाकी मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिख रखा है, आप लोग इसको नोट कर लेना और प्रैक्टिस करना, देखिए कि आप लोग खुद ही निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व में। ठीक है, डी ब्लॉक तत्व या फिर इसको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो पहले परिभाषा हम लोग जानते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखना आप सभी लोग। ठीक है, तो पहले परिभाषा समझ लेना। वह तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पिछले कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाता है। यानी जिस एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन
डी कक्षक में चला जाता है, डी उपकोष में चला जाता है, उसको डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। अब इसको भी निकालने का नियम है, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं फिर नियम समझते हैं। जैसे हमने स्कैंडियम ले लिया, इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 8 + 1 कामा 2, इस प्रकार से हुंडी के नियम से होगा। और अब्बाव के नियम से करेंगे तो 1:2 2:2, देखो इसी प्रकार कर रहे हैं 1:2 2:2 2p6 2p6, उसके बाद 3:2 3p6 3:2 3:2 3p6। अब देखो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 4:2 लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर 4:2 मैंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डी कक्षक जो है इसका एक मतलब जो है ये स्टीबेल्ट नहीं होता है, इस यानी ये अपूर्ण होता है इसका डी कक्षक, क्योंकि ये अपवाद तत्व है, तो इसलिए यहाँ पर इसको पहले रख दिया गया है, ठीक है, इसको पहले रख दिया गया है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि इस यस के आगे कौन सा अंक है, तो 4 है, तो इसका मतलब ये चौथे आवर्त का तत्व है, ठीक। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर इसके पावर में देखो, इसके पावर में कितना है, इसके पावर में 2 है, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये नहीं समझना कि इसी पावर को जोड़ना है, बिल्कुल नहीं, आपको 2 हमेशा जोड़ना है, ये दिमाग में रखना है, आपको 2 हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। तो डी कक्षक का देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना, 1 है, डी कक्षक का अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसमें आपको हमेशा 2 जोड़ना रहेगा, ठीक। तो इसमें आपने क्या किया, 2 जोड़ दिया, तो यहाँ पर आपको 3 आ गया है, ठीक। देखिए यहाँ पर मैंने समझने के लिए लिख रखा है कि 2 में ही जोड़ना होगा डी का अंतिम इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको सदैव 2 में डी कक्षक का अंतिम इलेक्ट्रॉन जोड़ना रहेगा। तो यहाँ पर इससे पता चल गया कि आपका स्कैंडियम जो है ये तीसरे वर्ग का तत्व है और चौथे आवर्त का तत्व है। इसी प्रकार जिंक ले लेते हैं, तो जिंक का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो देखो 1:2 2:2 2p6, पहले हम इसी के आधार पे करते हैं 1:2, तो इसी के आधार पे ये किया गया है, ठीक है, 2p6 3:2 3p6 और उसके बाद 3d10, उसके बाद 4:2 रखा गया है। तो यहाँ पर 3d10 4:2 इसी प्रकार रखा गया है। अब देखना यहाँ पर आप ध्यान से समझना, डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है, तो 10 में आपको क्या करना है, 2 जोड़ देना है, तो यहाँ पर 12 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक आपका 12वें वर्ग का तत्व है और इसके आगे कौन सा अंक है, 4 है, तो इसका मतलब ये चौथे आवर्त का तत्व है। तो स्टूडेंट यहीं पर ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आज का वीडियो यहीं पर, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, और कमेंट करके ज़रूर बताना स्टूडेंट कि हमारा आपको थ्योरी कैसा लगा, और अपने मित्रों में भी वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। और आप सभी को इसका नोट्स पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज़रूर जाकर एक बार डाउनलोड कर लेना। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।